अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास, अल्टीमेट, फुल मौज। कैसे हो भाई सभी? हाँ जी। कैसे हैं आप सभी? सर टेस्ट का गलत बात क्यों नहीं बत दिखाता है? प्लीज एक बार चेक कर लें। टेस्ट का गलत बात का मतलब मैं समझा नहीं। फर्स्ट टाइम लाइव देख रहा हूँ सर जी। फर्स्ट टाइम क्यों देख रहे हो भाई? मैनी टाइम्स देखो, बार बार देखो, हजार बार देखो। एक ही बार क्यों देख रहे हैं? तो एनालिटिकल रीजनिंग जो है हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया। एनालिटिकल रीजनिंग में सारे के सारे जो चैप्टर है मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा दिए हैं विद क्लास शॉर्ट नोट्स। मैंने आप लोगों के शॉर्ट नोट्स भी बनवा दिए हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग मेरी तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गई। आज फाइनली लास्ट सेशन है एनालिटिकल रीजनिंग का, और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एनालिटिकल रीजनिंग के पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। तो आज हम करेंगे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस। जी हाँ। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। बनाओ। अजी, चलिए साहब, फटाफट से। सर आप अपनी आंखों की सर्जरी क्यों नहीं करा लेते हो? भैया लेसिक कराने के बाद कोई फायदा नहीं है। लेसिक कराने का कोई फायदा नहीं है, वो दोबारा से आंखें खराब हो जाती हैं कुछ दिन बाद। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। देखो विशेषज्ञ पहली, ये इसी साल का क्वेश्चन है आपका, 2025 का क्वेश्चन है। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ पहली समाधानकर्ताओं के समान समाधानकर्ता एस व्यवस्थित समस्या समाधान दृष्टिकोण अपनाता है। विशेषज्ञ पहली समाधानकर्ताओं के समान एक समाधानकर्ता एस है हमारे पास। कौन है समाधानकर्ता एस? जो व्यवस्थित समस्या समाधान दृष्टिकोण अपनाता है जिससे जटिल चुनौतियों का कुशल और सटीक समाधान सुनिश्चित होता है। किसकी तरह समाधानकर्ता एस? किसकी तरह है? विशेषज्ञ पहली समाधानकर्ताओं की तरह। तो जटिल चुनौतियों का समाधान करने में समाधानकर्ता एस की दक्षता और सटीकता का श्रेय उसकी व्यवस्थित समस्या समाधान विधियों को दिया जा सकता है। समाधानकर्ता एस विशेषज्ञ पहली समाधानकर्ताओं के समान व्यवस्थित समस्या समाधान दृष्टिकोण का उपयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी इन फ्रंट। है ना? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कैन बी इन फ्रंट, दोनों ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन का आंसर दो। ये भी सीजीएल 2025 का क्वेश्चन है। ये लेटेस्ट पीवाईक्यूज है बेटा, है ना? सर अब तो ठंड भी नहीं होती, आपने जैकेट डाल रखी है यार, कमाल कर रहे हो। ठंड क्यों नहीं होती यार? हैं? वैसे मैं राजस्थान में हूँ इस समय, जयपुर में, आपको पता ही है। जयपुर में तो वैसे ठंड कम है, लेकिन फिर भी बेटा सुबह शाम की तो ठंडी है। और वैसे भी मुझे हो रखा है जुकाम, कोल्ड, वायरल। दिल्ली जयपुर के चक्कर में वायरल हो गया।
हाँ जी, चलिए साहब। सर एक और बात, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं इन अ सिंपल वे। बढ़िया, थैंक यू सो मच। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। यस, चलिए साहब। पोल लगवा दें। विद्युत उत्पादन के अन्य तरीकों की तुलना में जल विद्युत एक स्वच्छ और हरित ऊर्जा है। ये कह रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज अ क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी देन अदर फॉर्म्स ऑफ पावर जनरेशन। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्लीनर और ग्रीनर है। चलिए साहब, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स ऑलमोस्ट हैव नील CO2 एमिशंस। जल विद्युत संयंत्रों में लगभग शून्य CO2 उत्सर्जन होता है। जल विद्युत परियोजनाओं बहुत अधिक मात्रा में जल के अंदर प्लावित होती हैं, जिससे स्थानीय वनस्पति और प्राणीजात प्रभावित होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स सबमर्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। देखो, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ये बात गलत है, क्योंकि ये क्लीनर और ग्रीनर है। जब ये क्लीनर और ग्रीनर है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ह्यूज अमाउंट वाटर का तो कोई सेंस यहाँ पे बनता हुआ दिख नहीं रहा हमें। अगर ये क्लीनर और ये ग्रीनर है तो ह्यूज अमाउंट वाटर का पॉइंट बनता हुआ क्या दिख रहा है, ये बताओ। हाँ जी। क्या बनता हुआ दिख रहा है इसमें? जल विद्युत परियोजनाओं बहुत अधिक मात्रा में जल के अंदर प्लावित होती हैं, जिससे स्थानीय वनस्पति जात और प्राणी जात प्रभावित होते हैं। तो फर्स्ट इज वीकर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड वीकर, सेकंड इज वीकर वाइल फर्स्ट स्ट्रेंथ द स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू जो स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, सेकंड वीकन वाइल फर्स्ट इन द स्टेटमेंट। अगर मैं स्टेटमेंट के हिसाब से बात करूं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को पता है क्या दी जा रहा है, थम्स अप दिया जा रहा है, क्योंकि ये क्लीनर और ग्रीनर है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जो थम्स अप है वो पहले स्टेटमेंट में दिया जा रहा है, दूसरे स्टेटमेंट में नहीं दिया जा रहा। पहले स्टेटमेंट में दिया जा रहा है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के क्या है, अंगेस्ट है, अंगेस्ट, है ना। जबकि स्टेटमेंट में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट का फेवर लिया जा रहा है, जबकि स्टेटमेंट में इसका फेवरिज्म लिया जा रहा है, फेवरिज्म।
और हम इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, जबकि इसमें हम इसके फेवर में है। तो जिसके फेवर में है वो है पहला का पहला स्टेटमेंट, इसलिए वो क्या होगा। सर थैंक यू सो मच, आपसे पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। पोल्स की छोड़ो यार, पोल्स की टेंशन छोड़ो, पोल्स की टेंशन छोड़ो। हाँ जी। मैनी पीपल इन सिटी एक्स हैव रिपोर्टेड रिसीविंग 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल दिस मंथ इंस्टीड ऑफ 1। देखो ये भी 2025 का क्वेश्चन है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पहले जो सीजीएल की आंसर की आई थी, उस आंसर की में इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और था। लेकिन दोबारा से जब आंसर की आई तो आंसर कुछ और था। लेकिन जो बच्चे थे ना वो कंफ्यूज हो गए, बच्चे कह रहे थे जो पहली आंसर की आई है उसी में आंसर ठीक था, जबकि ऐसा नहीं है। दोबारा जब आंसर की आई ना तो 100% उसमें आंसर उन्होंने ठीक कर दिया था। मैं उसके पीछे रीजन दूंगा क्यों। मैनी पीपल इन सिटी एक्स हैव रिपोर्टेड रिसीविंग 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल दिस मंथ इंस्टीड ऑफ 1। देखो काफी सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको ना 2 इलेक्ट्रिसिटी मिले हैं, 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल मिले हैं, मिलना चाहिए था एक, मिल गए हैं दो। तो द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज पब्लिश द डिटेल्स ऑफ एरियाज वेयर पावर शटडाउन आर एक्सपेक्टेड टुमारो इन सिटी एक्ट। बेटा इससे तो कोई लेना देना नहीं है कथन का। बिजली बोर्ड ने शहर एक्स में उन क्षेत्रों का विवरण प्रकाशित किया है जहां कल बिजली बंद होने की संभावना है। देखो बिजली बंद होने की संभावना है, 2 इलेक्ट्रिसिटी बिला है, बिजली बंद होने की संभावना है, इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। दूसरा क्या है, द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ सिटी एक्स हैज क्लैरिफाइड दैट द टेक्निकल ग्लिच विच लेड टू मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बीइंग जनरेटेड वुड बी रिजॉल्व विद इन 48 आवर्स। ये कह रहे हैं कि जिनके पास 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल पहुंचे हैं, जिनके पास 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल पहुंचे हैं, अगले 48 घंटे में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ये थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। तो नो डाउट दूसरा जो परिणाम है वो तो 100% ट्रू है। अब बात करते हैं तीसरे की। लॉन्ग क्यू वर सीन आउटसाइड द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिस इन मेनी लोकेलिटीज। कई इलाकों में बिजली बोर्ड का कार्यालय के बाहर लंबी कतारें देखी गई थी। अच्छा एक चीज बताओ, बहुत सारे बच्चों ने ये भी जो परिणाम है ये सही माना। टीजीएल की जो पहली आंसर की थी उस पहली आंसर की में ये वाला जो परिणाम था, ये वाला जो इफेक्ट था, बिल्कुल सही माना गया था पहली आंसर की में। लेकिन दूसरी आंसर की में उन्होंने इसको गलत कर दिया। जब रिवाइज्ड आंसर की आई तो ये गलत हो गया। पता है ये गलत क्यों हो गया? इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि परिणाम हमेशा बाद में घटित होता है। लेकिन ये घटना, बेटा ये घटना है मैनी पीपल इन सिटी एक्स हैव रिपोर्टेड, और ये है लॉन्ग क्यूज वर सीन। इसका मतलब ये है ये घटना पहले घटित हो रही है, और जो घटना पहले घटित हो रही है वो कभी परिणाम हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आए ना दो, वो तो बाद में आए लोगों के पास, है ना। लंबी कतारें, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बाहर लंबी कतारें तो लोगों ने पहले ही देख ली थी। किसके पहले देख ली थी? दो बिल मिलने से पहले। इसका मतलब ये जो परिणाम है ये इस कारण का परिणाम कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये घटना तो इस कारण से पहले की घटित हुई है। ये जो घटना है ना, ये जो कारण है ना, इस कारण से पहले ये घटना घटित हो रही है। जबकि इस कारण का वही परिणाम आ सकता है जो इस कारण के बाद घटित हुआ है, लेकिन ये घटना पहले घटित हो रही है। देखो वर सीन यहाँ पे लिखा हुआ है, वर सीन यहाँ पे लिखा हुआ है हैव, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, तो ये घटना पहले घटित हुई है। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे लिखा है सूचना दी है, प्रेजेंट है, और यहाँ पे लिखा है देखी गई, पास्ट है। तो पास्ट वाली घटना पहले घटित होगी, और जो घटना पहले घटित होती है वो कभी परिणाम बन ही नहीं सकता। इसीलिए ये गलत है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो पहले दिया था एसएससी ने, ऑप्शन सी,
वो रिवाइज्ड आंसर की में दिया गया है ओनली सेकंड इज अ पॉसिबल इफेक्ट, और ये बिल्कुल सही है। रिवाइज्ड आंसर की में जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही आंसर आया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा चलिए साहब नेक्स्ट। इस बैच से पढ़े या रीजनिंग स्पेशल बैच से पढ़े? बेटा दोनों एक ही बैच है। आप इस बैच से पढ़ो या रीजनिंग स्पेशल बैच से पढ़ो, दोनों एक ही बैच है। हाँ जी, चलिए साहब, ये भी 2025 का क्वेश्चन है बेटा, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। लाइक सीजन गार्डनर्स गार्डनर जी प्रैक्टिसेस क्रॉप रोटेशन टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी लीडिंग टू थ्राइविंग द डाइवर्स प्लांट ग्रोथ। तो बागवान जी के बगीचों में समृद्ध और विविध पौधों की वृद्धि संभवतः सहजता वर्धन के अभ्यास से प्रभावित है। The thriving and diverse plant growth in Gardener G's garden is likely influenced by the practice of crop rotation. और यहाँ पे यही बोला गया है, practice crop rotation to maintain soil fertility. Gardener G is consulted by the other gardener, है ना, for the best gardener practice. ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ, ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ। ओनली वन कैन बी इन्फर्ड, ओनली वन कैन बी इन, ओनली वन। चलिए साहब, ये भी 2025 का क्वेश्चन है तुम्हारा, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। शहर एक्स में कुल हुई भारी वर्षा के कारण रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई, है ना। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे सहित, सर मैं आपको थैंक्स बोलने आई हूँ। सबरीन, आपसे अच्छे पढ़ते हैं, थैंक यू सर जी। विवेक सक्सेना, हाँ जी। शहर एक्स में कुल भारी हुई वर्षा के कारण रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। रेलवे ने आज सुबह शहर एक्स से शुरू होने वाले 3 ट्रेनों के प्रस्थान में देरी की घोषणा की है। बिल्कुल सही बात है, ये इसी का प्रभाव है क्योंकि बाढ़ आ गई है। कल शाम कई उड़ानें शहर एक्स के हवाई अड्डे पर उतरने में असमर्थ रही। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शहर एक्स में, है ना, कई क्षेत्रों में बाढ़ आ गई थी। तो वित्त मंत्रालय ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख, टैक्स रिटर्न से क्या मतलब है हमें, है ना, शहर एक्स में हैवी रेन्स यस्टरडे, यस्टरडे कल बेटा, कल भारी बारिश आई थी, इसलिए कल जो उड़ानें थी हमारी रद्द हो गई, और जो ट्रेनें हैं वो भी लेट हो गई, ट्रेनें भी क्या लेट हो गई। ओनली बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर पॉसिबल इफेक्ट्स, फर्स्ट एंड सेकंड आर। ये भी 2025 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा 2025 का है। कई लोगों ने अपने आयकर रिटर्न के रिफंड मिलने में देरी के संबंध में वित्त मंत्रालय से शिकायत की है। भैया, मैनी पीपल हैव कंप्लेन टू फाइनेंस मिनिस्टर रिगार्डिंग अ डिले इन रिसीविंग रिफंड्स ऑफ देयर इनकम टैक्स रिटर्न। तो वित्त मंत्रालय को आयकर रिफंड में देरी के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल सच बात है भैया, जांच करने, वित्त मंत्रालय को देरी की अवधि के लिए आयकर दाताओं को उनके रिफंड पर ब्याज का भुगतान करके मुआवजा देना चाहिए। देखो, ब्याज पर, रिफंड पर ब्याज का भुगतान करके मुआवजा देना चाहिए, ये तो बाय डिफॉल्ट सरकार देती है, लेकिन ये कोई कार्यवाही नहीं हुई। कार्यवाही वो कार्यवाही होती है जो आप समस्या आने के बाद कुछ नया करो। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप आईटीआर फाइल करते हो, जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो जितनी दिन बाद आपका रिटर्न होता है टीडीएस, तो बाय डिफॉल्ट जो सरकार है वो उस पे ऑलरेडी इंटरेस्ट आपको लगा के देती है, ऑलरेडी इंटरेस्ट लगा के देती है ना। तो ये जो कार्रवाई है ना, ये तो सरकार ऑलरेडी करती है, ये कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जो सरकार करेगी और इसका रिजोल्यूशन, इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। इस कार्यवाही से इस समस्या का समाधान नहीं है। बेसिकली ये तो एक प्रोसेस है,
कि जब भी हमारा टीडीएस रिटर्न होगा तो जितने दिन बाद रिटर्न होगा उतनी टैक्स उतनी इंटरेस्ट हमें उस पे मिलेगी। कई लोगों ने अपने आयकर रिटर्न के रिफंड मिलने में देरी के संबंध में, है ना, वित्त मंत्रालय से शिकायत करी। जी हाँ। नेक्स्ट, एक के घर में वोल्टेज में उतार चढ़ाव है। ये भी बेटा इसी साल का क्वेश्चन है। एक के घर में वोल्टेज में उतार चढ़ाव के कारण उसके कई नए विद्युत उपकरण खराब हो गए। तो ए को एक इलेक्ट्रीशियन से परामर्श करना चाहिए सर, ऑब्वियस सी बात है। उसको एक इलेक्ट्रीशियन से परामर्श करना चाहिए, है ना। ए मस्ट रिप्लेस ऑल दी अप्लायंसेस। ये कह रहे हैं ए को सभी उपकरणों को बदल देना चाहिए। क्या ए सारे उपकरण बदल दे? ये भी बेटा 2025 का क्वेश्चन है। सभी, ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, सभी स्तनधारी गर्म रक्त वाले जानवर हैं। कुत्ते गर्म रक्त वाले जानवर है, बिल्कुल सही, क्योंकि कुत्ता क्या है, मैमल्स है, और सारे मैमल्स अगर गर्म रक्त के हैं तो कुत्ते भी गर्म रक्त के हो गए, है ना। सभी गर्म रक्त वाले जीव स्तनधारी हैं, इसका उल्टा नहीं पढ़ सकते। सारे स्तनधारी गर्म रक्त वाले हैं लेकिन सभी गर्म रक्त वाले स्तनधारी हैं, ये बात गलत है। सभी गर्म रक्त वाले स्तनधारी हैं, ये बात गलत है। हाँ जी, भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और इसकी कीमत वृद्धि की ऊपरी कोई सीमा नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन पर अपने अपने करों की कटौती नहीं करी है। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट कट डाउन देयर रेस्पेक्टिव टैक्सेस ऑन फ्यूल। इससे बेटा ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रास्फीति ईंधन की बढ़ती कीमतों को प्रभावित कर रहा है। इन्फ्लेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट इज इन्फ्लुएंसिंग द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। हाँ जी, ये शायद जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ जहां तक मेरे को याद आ रहा है। हाँ? ये मेरे ख्याल से इंडिविजुअल चैप्टर में मैंने जो PYQs डाले थे उसमें से ये रिपीट हो रहे हैं शायद, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। ये क्वेश्चन उसमें से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं। हम्म। क्यों भाई? मैंने बेटा पिछली बार इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था? मैंने पिछली बार इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था? सेकंड वाले को क्या बताया था मैंने? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन्फ्लेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट इज इन्फ्लुएंसिंग द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। देखो, राइजिंग फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, है ना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रास्फीति ईंधन की बढ़ती कीमतों को प्रभावित कर रही है। ये फैक्चुअल डेटा है। क्या मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पहले सी कराया था? तो बेटा करेक्शन कर लेना। इस क्वेश्चन का हम आंसर क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे ऑप्शन बी। क्योंकि जो इन्फ्लेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट है, भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और इसकी कीमत वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इन्फ्लेशन इन द इंटरनेशनल मार्केट इज इन्फ्लुएंसिंग द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। देखो, फ्यूल का जो प्राइस होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ये एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल कारण है इंटरनेशनल मार्केट का इन्फ्लेशन, है ना। फ्यूल प्राइसेस ग्लोबली क्रूड ऑयल से लिंक्ड होते हैं, है ना। भैया, जो फ्यूल का प्राइस है वो किससे लिंक होता है? वो क्रूड ऑयल से लिंक होता है, और ये ग्लोबली लिंक हो रहा है, और वो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैंने पिछली बार सी, तो इस बार करेक्शन कर लेना। इसका आंसर हम बी करेंगे, बी। हाँ जी, शहर में बड़ी संख्या में लोग मलेरिया मलेरिया रोग से पीड़ित पाए गए। मलेरिया रोग से पीड़ित पाए गए। शहर के नगर पालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन करने के तत्काल कदम उठाने चाहिए। सही बात है। शहर के लोगों को मच्छरों से काटने की बचने की कदम सलाह देनी चाहिए। सही बात है बेटा, ये एडवाइस तो देनी चाहिए, मच्छरों के काटने से बचें, है ना। इस वर्ष कॉलेज एक्ट ने प्रवेश परीक्षा की कट ऑफ 60 से घटाकर 50 कर दी। 60 से घटाकर 50 कर दी, तो क्या करें हम? पिछले 2 वर्षों में कॉलेज, अच्छा ये कथन वो है कारण प्रणाम। पिछले 2 वर्षों में कॉलेज एक्ट ने छात्र, अच्छा, कॉलेज कैंटीन में भोजन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, कॉलेज की कट ऑफ कम हुई है। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से नहीं हो रही, तो यानी कि ये कारण परिणाम तो हो नहीं सकती। सेकंड कॉज फर्स्ट कॉज ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, बोथ इंडिपेंडेंट कॉजेस, ये वाला ऑप्शन कभी चूज करना नहीं है। ये वाला ऑप्शन कभी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला ऑप्शन कभी चूज करना नहीं है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर डिपेंडेंट कॉजेस। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा।
सभी दुर्घटनाएं तेज गति से गाड़ी चलाने की, क्या सभी दुर्घटनाएं तेज गति से चलाने की वजह से होती है? नहीं सर, सारी घटनाएं तेज गति के कारण नहीं होती। तेज गति से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, ये सच बात है, तेज गति से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। सर आप पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहे? इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि ऑलरेडी मैं क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ तुम्हें, ये तो रिवीजन हो रहा है तुम्हारा। ग्रामीणों को उनके गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत, अगर बेटा ग्रामीणों को उनके गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान कर दोगे तो वो ग्रामीण लोग गांव के अंदर ही रह जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रवासित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में सभी आवास विकल्पों तक प्रदान कर देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि सभी आवास विकल्पों तक पहुंचान प्रदान करना चाहिए शहरी क्षेत्रों में। अगर तुम ऐसा करोगे, ग्रामीणों को शहर में सुविधाओं दोगे, तो बेटा वो तो गांव खाली कर देंगे, जबकि हमें गांव में ही रोकना है। कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग लोगों के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि कृषि उत्पादन में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग से पानी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे जो कथन दिया गया है, साफ साफ लिखा गया है कि कीटनाशक का उपयोग करने से जल और मिट्टी दूषित होती है। पिछले 5 वर्षों में कच्चे तेल में 6% की कमी आई, ऑटोमोबाइल 13% की भारी गिरावट आई। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की वजह से तो नहीं हो रही, यानी कि ये कारण परिणाम तो नहीं हो सकती। फर्स्ट इज द कॉज, सेकेंड इज द कॉज हो नहीं सकता। अच्छा, बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेस, ये वाला ऑप्शन हम चूज कर नहीं सकते, तो कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा इसमें? चलिए साहब, किसी को भी 20,000 रुपये से अधिक राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी भैया? 20,000 रुपये से अधिक की राशि निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए मांग पर्ची भरनी पड़ेगी, डिपॉजिट स्लिप उसको भरनी पड़ेगी। 20,000 रुपये तक के विनिमय के लिए किसी मांग पर्ची की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 20,000 रुपये तक के लिए किसी डिपॉजिट स्लिप की जरूरत नहीं है। सरकार जीवाश्म ईंधन के लिए सभी वाहनों पर तुरंत प्रतिबंध लगा दे। भैया सभी वाहनों पर कैसे तुरंत प्रतिबंध लगा सकती है? पॉल्यूशन को रोकने के लिए सरकार कोयले से चलने वाली सभी विद्युत सभी को बंद कर दे, सभी को बंद कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी को बंद कर दे? ऐसा कैसा हो सकता है कि सभी को बंद कर दे? अजी, ज्ञान अंत विषयक है। द नॉलेज इंटर डिसिप्लिनरी, ज्ञान एक विशेष क्षेत्र के भीतर बना हुआ है। द नॉलेज इज बाउंड विद इन अ स्पेसिफिक एरिया, ज्ञान मानसिक गतिविधि के मूल को सीधा प्रभावित करता है। ये एक नया क्वेश्चन है, ये एक नया क्वेश्चन है, ये शायद तुमने पहले नहीं किया था। ये नया क्वेश्चन है, बनाओ इस क्वेश्चन को। पानी का कोई आकार नहीं होता, इसका आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह है, इसका कोई आकार नहीं है। हाँ जी, नॉलेज की नेचर बताई जा रही है। नॉलेज इज डायनामिक, नॉलेज इज फ्लोइंग, नॉलेज इज ट्रांसफरेबल। समझ रहे हो? तो ज्ञान, द नॉलेज इज इंटरडिसिप्लिनरी, ज्ञान लेकिन एक विशेष भीतर बना हुआ है। गलत। ज्ञान मानसिक गतिविधि को मूल से सीधा प्रभावित करता है। गलत। चलिए, ये भी नया क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ये भी नया क्वेश्चन है। ये भी नया क्वेश्चन है। साक्षरता पैनल ऐसे उम्मीदवारों का चयन कर सकता है जिसके पास ना तो वांछित योग्यताएं हैं और ना ही मूल्य विशेषज्ञताएं। समझ रहे हो? इंटरव्यू पैनल जो है वो ऐसा सिलेक्शन दे सकता है जिसके पास कोई योग्यताएं नहीं है, तो तुम फंस जाओगे। तो द इंक्लूजन ऑफ स्पेस, साक्षरता पैनल में विशेषज्ञों को शामिल करने से गारंटी नहीं मिलती कि चयन उचित होगा। सही बात है, यही तो बता रहा है कि इंटरव्यू पैनल कुछ भी चयन कर सकता है, तो यह गारंटी नहीं मिलती कि चयन उचित होगा। उम्मीदवारों के चयन के मामले में साक्षरता परीक्षण की कुछ सीमाएं हैं। द इंटरव्यू टेस्ट हैज सर्टेन लिमिटेशंस इन द मैटर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। सही बात है, इंटरव्यू टेस्ट हैज सर्टेन लिमिटेशंस इन द मैटर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। तभी तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है उचित सिलेक्शन ना हो, तो कुछ लिमिटेशंस होंगी, इसीलिए ऐसा हो सकता है कि उचित सिलेक्शन ना हो। ये भी नया क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारे लिए एक नया क्वेश्चन है। सॉल्व करो। इफ ऑल प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल वी विल विन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी दक्षता से खेलते हैं
तो हम मैच जीत जाएंगे। और फाइनली हम लोग मैच जीत चुके हैं। फाइनली हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग मैच जीत चुके हैं। तो सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से खेला। आप ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हो कि सभी खिलाड़ियों ने पूरी क्षमता से खेला? हो सकता है एक आध खिलाड़ी ना खेला हो पूरी क्षमता से। हम मैच जीत चुके हैं, ये कंफर्म है। तो उन्होंने बोला अगर हम सभी प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल वी विल विन द मैच एंड वी हैव वॉन द मैच। हमने मैच जीत लिया। ये मोटिवेशन के लिए एक लाइन दी जाती है कि सब मिलके बहुत अच्छा प्रयास करेंगे और फाइनली हम मैच जीत जाएंगे। पता चला उस मैच को सिर्फ अकेले सचिन ने जिता दिया। जरूरत ही नहीं पड़ी बाकी प्लेयर्स की। तो ऑल प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल, दूसरे को तो मौका ही नहीं मिला। सम प्लेयर डिडंट प्ले टू देयर पोटेंशियल, ये भी तुम कंफर्म कैसे कह सकते हो? ये भी तुम कंफर्म कैसे कह सकते हो कि कुछ खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेला? तो यहाँ पर कोई भी बात कंफर्मेशन के साथ नहीं की जा सकती है। ये भी एक नया क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। ये भी एक नया क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। समझ रहे हो? हाँ जी। क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? हाँ। इससे कार्य में कुशलता और सटीकता आती है, ये कथन बिल्कुल सत्य है क्योंकि ठोस है। उस विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा, ये कह रहे हैं मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा, ये कोई वीक आर्गुमेंट है, ये कोई लॉजिकल नहीं है। कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन, देखो बहुत अधिक धन की बात करोगे तो वो भी वीक आर्गुमेंट की कैटेगरी में जाएगा। जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रह सकता है? ये कह रहे हैं उन्नत देश। हाँ जी। तो भारत कैसे पीछे रह सकता है? भारत कैसे पीछे रह सकता है? हाँ जी। उन्नत देश तो चौथा जो है वैसे तो कंपैरिजन है। देखो तीसरा तो गलती है। तीसरा तो गलती है। और दूसरा भी गलत है। और मैंने कहा था ना, कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन के चक्कर में तुलना, तुलनात्मक है ना, तुलना के चक्कर में चौथा भी गलत हो गया। और वैसे भी अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन में चौथा तो प्रबल है ही नहीं। किसी भी ऑप्शन में चौथा तो प्रबल है ही नहीं। और वैसे ये तुलनात्मक वाक्य था। वैसे भी ये तुलनात्मक वाक्य था। क्या स्टम आवश्यकताओं से अधिक शैक्षिक योग्यताओं वाले लोगों को नौकरी की तलाश करने के लिए रोक देना चाहिए? शुड पीपल विद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हायर देन द ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट बी डिवार्डेड फ्रॉम सीकिंग जॉब्स? ये कह रहे हैं नो, नहीं, यह शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ाएगा। सही बात है। तुम लोगों को रोकोगे तो बेटा और बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ, यह कर्मचारियों के बीच जटिलता उत्पन्न है और काम करने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। बिल्कुल गलत जवाब। यस, इट क्रिएट्स कॉम्प्लेक्सिटी अमंग एम्प्लॉयज, ये कह रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता है कि बीटेक वाला भी वही काम कर रहा है और टेंथ पास भी वही काम कर रहा है। तो नहीं है, यह व्यक्तियों को मूल अधिकारों के खिलाफ है। मूल अधिकारों के खिलाफ है, बिल्कुल सही बात है बेटा, फैक्चुअल डेटा है। हमारा राइट है कि हम ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ये तो गलत है। हमारा राइट है बेटा। हमारा राइट है। तो ओनली आर्गुमेंट नहीं, शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को, यह शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को बढ़ावा देगा। यहाँ कर्मचारी के बीच जटिलता उत्पन्न करता है और काम करने को प्रतिकूल नहीं, यह व्यक्तियों का मूल अधिकारों के खिलाफ है ना? बिल्कुल, यह व्यक्तियों के, तो तीसरा तो बिल्कुल स्ट्रांग है। तीसरा तो स्ट्रांग है। अब डिपेंड करेगा पहला क्या है। हाँ, इससे उत्पादकता बढ़ेगी, चौथा गलत है। अब अगर मैं ऑप्शंस के हिसाब से चलूं तो तीसरे के साथ दूसरा, हाँ, कर्मचारियों के बीच जटिलता उत्पन्न करता है और काम करने के इन्होंने पहले दूसरे दोनों गलत माने हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन पहला भी गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन पहला भी गलत हो गया। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। हाँ जी। ये भी एक नया क्वेश्चन है।
क्या सभी स्कूल शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से रोक देना चाहिए? नहीं, जरूरतमंद छात्र इन शिक्षकों की विशेषज्ञताओं से वंचित रह जाते हैं। नो, द नीडी स्टूडेंट विल बी deprived of the expertise of these teachers. क्या सभी स्कूल शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने से रोक देना चाहिए? जरूरतमंद छात्र, देखो, बात यह है कि मान लो एक बढ़िया टीचर है, वो किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में है, लेकिन वो बहुत शानदार टीचर है। अब उसको तुम होम ट्यूशन देने से रोक दोगे तो जो दूसरे स्कूल के छात्र हैं उनको वो एजुकेशन मिलने से रुक जाएगी। सही बात है। हाँ, यह उन बेरोजगार शिक्षित लोगों के लिए अन्याय है जो ट्यूशन देकर मतलब जो ट्यूशन देकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय है। ये बिल्कुल कमजोर है। तभी स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार आएगा। ये कह रहे हैं कि तुम होम ट्यूशन बंद कर दोगे तो वो स्कूल में अच्छा पढ़ाने लगेंगे। वाह, कमाल है। हाँ, उन सभी शिक्षकों का वेतन उचित है। वेतन उचित है तो तुम होम ट्यूशन बंद कर सकते हो? ये कैसा इलॉजिकल है? तो इसको अब यार ये क्या ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे? नहीं, ऑप्शन के हिसाब से फिर हमारा आंसर चेंज होगा। ऑप्शन के हिसाब से फिर हमारा आंसर चेंज होगा। और पहला तो कहीं भी इन्होंने नहीं, जरूरतमंद छात्र इन शिक्षकों की विशेषज्ञताओं से वंचित रह जाएंगे। जरूरतमंद छात्र इन शिक्षकों की विशेषज्ञताओं से वंचित रह जाएंगे। सही बात है। अगर तुम होम ट्यूशन बंद कर दोगे तो पहला तो सही है, पहला कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा। उन बेरोजगार शिक्षकों के साथ अन्याय है जो होम ट्यूशन देकर अपना यापन करते हैं। ऐसा कोई भी अन्याय किसी के साथ नहीं है। तो दूसरा वाला तो गलत ही है। दूसरा वाला तो गलत ही। हाँ, तभी स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार आएगा। शिक्षकों का वेतन उचित है। तो बेटा ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरे को, या तो ये ऑप्शन गलत है या तो ये ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे सारे ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि तीसरा भी गलत है। होम ट्यूशन बंद करने से शिक्षक की गुणवत्ता में कैसे सुधार आएगा? 27 वर्ष के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बना दिया। जिसे 27 वर्ष की सजा होगी वह राष्ट्रपति बनेगा। अबे ये क्या बात है? जिसे 27 वर्ष की सजा होगी, राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। ये कह रहे हैं राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। वाह भाई वाह। यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ ने अपने बच्चे को चेतावनी दी। चेतावनी के साथ बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। सभी बच्चे मूल रूप से शरारती होते हैं। ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नोटी। देखो, यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ ने अपने बच्चे को चेतावनी दी। माँ अपने बच्चे को चेतावनी क्यों दे रही है? ताकि वो शैतानी करना बंद कर दे या ना करे? तो ऑब्वियस सी बात है, चेतावनी के साथ बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। सभी बच्चे मूल रूप से शरारती होती है, ये गलत है। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब कर सकते हैं। कह रहे हैं रात में पेड़ के नीचे मत सो भैया, हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं। पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सही बात है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एबीसी रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचें। एक अस्पताल के संगरोध वार्ड नंबर 4 में केवल एबीसी रोग के लिए के बाहर लिखा गया था। रोग एबीसी कंटेजियस है। सही बात है बेटा। प्रवेश ना करें, वहां पे लिखा हुआ प्रवेश ना करें। एबीसी रोग से संक्रमित होने का जोखिम से बचे, यानी कि एबीसी क्या होगा? कंटेजियस होगा, तभी लिखा हुआ उस वार्ड में प्रवेश ना करें। वार्ड नंबर 4 के सभी रोगी रोग से पीड़ित थे। सही बात है। वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा हुआ है केवल एबीसी रोग के लिए, तो सारे रोगी रोग से पीड़ित होंगे। छलांग लगाने से पहले सोचें। छलांग लगाना सोचने से जुड़ा है। किसी भी काम को करने से पहले सावधानी से सोचना चाहिए। सही बात है सर, किसी भी काम को करने से पहले सावधानी से सोचना चाहिए। है, छलांग लगाना सोचने से जुड़ा है। ये बताओ, पहली पहली पूर्व धारणा क्या है? हाँ जी। छलांग लगाने से पहले सोचें। तो अगर छलांग लगाने से पहले सोचे तो छलांग लगाना किससे जुड़ा होगा? सोच से जुड़ा होगा।
और किसी भी काम को करने से पहले सावधानी जरूर बरतें। ये क्या है? ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, दिव्या और अंकित से रिलेटेड। दिव्या और अंकित से रिलेटेड है। न्यूनतम 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर या एमसीए होना चाहिए, पहली कंडीशन। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कम से कम 50% अंक होने चाहिए चयन परीक्षा में। साक्षरता में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। 65, 50 और 40। 2005 को 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक की आयु नहीं होनी चाहिए, 21 और 30 के बीच में, है ना। उपरोक्त चार कंडीशन दे रखी है, चार। लेकिन ऐसा कोई कैंडिडेट है जो चारों को फॉलो करता है पहली को छोड़कर, लेकिन उसने 70% अंकों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में इंजीनियर है, तो मामला जो है जीएम को भेजा जाएगा। अगर मान लो कोई कैंडिडेट सारी कंडीशन फॉलो करता है दूसरी को छोड़कर, लेकिन सिस्टम एनालिस्ट के रूप में कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव है, तो मामला जो है, मामले को अध्यक्ष भर्ती समिति के लिए संदर्भित किया जाएगा। ठीक है, चलिए साहब। अब हम डेटा पढ़ते हैं दिव्या रानी का। दिव्या रानी, दिव्या रानी के बारे में क्या कहना है? क्या दिव्या रानी सेलेक्ट होंगी, लड्डू खिलाएंगी? दिव्या इज ए कंप्यूटर इंजीनियर विद 80% मार्क्स, यानी कि पहली कंडीशन फॉलो हो रही है। 65% अंकों के साथ एमसीए या कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए। She scored more than 55% marks in interview and the selection test, इंटरव्यू सिलेक्शन टेस्ट, ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। He has worked in the XYZ company as a system analyst for more than 5 years. For more than 5 years, सिस्टम एनालिस्ट में 5 साल से अधिक का एक्सपीरियंस है। हैं? क्यों भाई? लेकिन इस एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उम्र, उम्र कितनी है? दिव्या की उम्र कितनी है? दिव्या की उम्र का कोई जिक्र ही नहीं है। दिव्या ने अपनी उम्र छुपा ली, तो डेटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं। जानकारी अधूरी है, दिव्या ने अपनी उम्र छुपा रखी है। चलो अंकित बाबू, क्या अंकित बाबू हमें लड्डू खिला पाएंगे? पहली कंडीशन है अंकित स्कोर्ड 80% मार्क्स इन बीएससी एंड 78% मार्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। पहली कंडीशन फॉलो नहीं है, लेकिन उसकी सब कंडीशन फॉलो है। हिज स्कोर्स ऑन द सिलेक्शन टेस्ट एंड इंटरव्यू 55-60, सेकेंड और थर्ड भी पूरी है। ही हैज बीन वॉन वर्किंग एज सिस्टम एनालिस्ट सिंस 2001, इससे कोई लेना देना नहीं है। हिज डेट ऑफ बर्थ 1980, 2005, उसकी जो उम्र होगी लगभग 25 साल होगी। तो चौथी कंडीशन भी फॉलो है। और बेटा पहली की सब कंडीशन है, पहली की सब कंडीशन है। 70% अंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, तो मामला जीएम को भेजा जाएगा। तो वो 80% इनको के साथ 78% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। तो ये मामला कहाँ भेजा जाएगा? ये मामला भेजा जाएगा, इफ द केस इज टू बी रेफर टू द जीएम। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये थे हमारे पीवाईक्यूज, किसके? एनालिटिकल रीजनिंग के। ठीक है, अब हम मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। अच्छा, हाँ, कल, कल फ्राइडे है, वीकेंड का बार, तो कल से नया चैप्टर शुरू करें, परसों से शुरू करें? हाँ, नया चैप्टर शुरू कब से करें, कल से या परसों से? करते हैं, चलो देखते हैं कब से करना है, बताते हैं तुम्हें।